हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज एक और वीडियो एक और टॉपिक के साथ मैं आपके सामने बिल्कुल प्रस्तुत हूं। मेरा नाम अंशुल है और मैं ज्ञानम के ऑनलाइन चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आमतौर पे न्यूज़ के अंदर हम लोग रोज़मर्रा की कुछ ना कुछ खबरों में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में ज़रूर पढ़ते हैं। ठीक है, कि एसडीजी को लेकर ये काम हुए, ये काम हुआ, है ना। बहुत सारी रिपोर्ट्स पब्लिश होती हैं, उसमें भी एसडीजी के बारे में बात ज़रूर होती है। ये होता क्या है ना। ये क्या गोल्स हैं, ये गोल्स किसने लिए, क्यों लिए, और इसका लार्जर इम्पैक्ट क्या है, वर्ल्ड लेवल पर इसका इम्पैक्ट क्या है। भारतीय नजरिए से भी इसको हम लोग देखेंगे कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या बनती है। ठीक है जी। तो आज का हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। मैंने काफी सारे टॉपिक्स ऐसे ही जो नॉलेजेबल टॉपिक्स हैं, जनरल टॉपिक्स हैं, मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए सो दैट यू कैन इंक्रीज योर नॉलेज। पेपर में तो चलो काम आना ही आना है, वो तो अलग बात है, लेकिन इन सारी वीडियोस का एक जनरल प्रोस्पेक्ट मेरा ये है कि आपकी नॉलेज इंक्रीज हो। ठीक है, तो उसी को हम आगे बढ़ाते हुए आज का एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, मेरा पर्सनली बड़ा फेवरेट टॉपिक है, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। यूनाइटेड नेशंस ने 17 ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर पूरी दुनिया को काम करने पे लगा रखा है। जितनी भी कंट्रीज वर्ल्ड में है वो अपनी नीतियों को बनाते हुए इन गोल्स का ध्यान रख रही है। क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इनके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं, समझते हैं ये है क्या हमारे पास। ठीक है, सबसे पहले सवाल से ही बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। मैं हमेशा बोलता हूं कि जवाब इंपॉर्टेंट नहीं होते, सवाल इंपॉर्टेंट होते हैं। आपने सवाल क्या पूछा, तो सबसे पहले उसी सवाल से शुरुआत करते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है क्या। वो क्या कहता है कि डेवलपमेंट विच मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। वो कहता है कि आज में मुझे कुछ ऐसा ढूंढना है, मुझे कुछ ऐसे तरीके, ऐसे सोल्यूशन ढूंढने हैं ताकि आने वाली जनरेशन अपाहिज ना हो जाए। अपाहिज का मेरा यहां पर एक सार्केज्म वे में मैंने यूज किया है। जैसे कि जैसे मैं अपने बुजुर्गों की बात करूं तो मेरी मम्मी बताते थे कि कभी किसी ज़माने में, मैं अंबाला से बिलोंग करता हूं, और कभी किसी ज़माने में अंबाला के अराउंड कम से कम 30-35 झीलें हुआ करती थी। ठीक है, छोटे छोटे सरोवर हुआ करते थे। किसी मुगल काल शासन के टाइम पर भी आप देखेंगे किसी ज़माने में दिल्ली में 4000 से ज़्यादा झीलें थी, अब 4 नहीं मिलती वहाँ। सिमिलरली अंबाला के अंदर भी झीलें ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। देखो, अगर मैं इसको सिर्फ पानी के प्रोस्पेक्ट से देखूं, यानी पुराने ज़माने में लोग कम थे और पानी बहुत अवेलेबल था, है ना। फैसिलिटी नहीं थी, चलो मोटर नहीं लगी थी, पाइपें नहीं थी कि घर तक पानी आता हो, लेकिन पानी की अवेलेबिलिटी अच्छी थी। यानी मेरे मेरे बुजुर्गों ने पानी को बहुत अच्छे तरीके से देखा है ना। समुद्रों में देखा है, नदियों में देखा है। हमारी जनरेशन तालाबों पे आ गई है ना। शायद हमारी आने वाली जनरेशन सिर्फ पानी की बोतल में ही पानी को देखेगी, शायद जलाशय तो बचे ही ना, है ना। अब मैं कहता हूं कि अगर मुझे कल अपनी जनरेशन को, आने वाली जनरेशन को, आने वाली नस्लों को, पीढ़ियों को अगर मुझे पानी दिखाना है, पानी कैसा होता है, नदियां कैसी होती हैं, तो मुझे कुछ ऐसे सोल्यूशन निकालने पड़ेंगे। तो वही वो कह रहा है कि मुझे आज में अपनी तरक्की को कुछ ऐसे लेकर चलना है ताकि आने वाली जनरेशन को कॉम्प्रोमाइज ना करने पड़े। समझ रहे हैं इस चीज को। जैसे मैंने आपको पानी का एग्जांपल दिया, तो वो मैं फ्यूचर प्रोस्पेक्ट से ही बात कर रहा हूं। जैसे हम नेचुरल रिसोर्सेज को धंधाधुंध यूज कर रहे हैं, है ना, पेट्रोल डीजल खाई जा रहे हैं, पी जा रहे हैं हम लोग, है ना। कोयले का इतना ट्रिमेंडस यूज हो रहा है। देखो, उससे क्लाइमेट चेंज तो हो ही रहा है, वो तो सेकेंडरी चीज है, लेकिन सबसे पहले देखिए ना, प्राकृतिक तौर पर संसाधन खत्म हो रहे हैं, इसलिए महंगा बिकता है। कल को आपको दिखेगा कि अगर ये बिल्कुल विलुप्त हो जाते हैं, बिल्कुल डिप्लीट हो जाते हैं, तो आने वाली जनरेशन क्या करेगी। चलो वो कहेगी मैं ईवी पे जा रही हूँ, लेकिन कभी ना कभी तो सारे संसाधन खत्म होंगे ना। ऐसा ना हो ना कि फिर से हम लोग बैलगाड़ी पर आ जाएं। तो उसके बारे में वो कहता है कि हमें फ्यूचर जनरेशन को कॉम्प्रोमाइज नहीं करवाना है, इस चीज में उसकी नीड्स का ध्यान रखना है। दुनिया जहान में वैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बहुत सारी डेफिनेशन है, लेकिन ब्रंडेटलैंड की एक कमीशन थी जिसने आवर कॉमन फ्यूचर 1987 में एक रिपोर्ट बनाई थी, जिसके तहत जो मोस्ट एक्सेप्टेबल डेफिनेशन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की, उसको माना जाता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कॉल फॉर द कंसर्टेड एफर्ट्स टुवर्ड्स द इंक्लूसिव, सस्टेनेबल एंड रेजिलियंट फ्यूचर ऑफ पीपल एंड प्लेनेट। वो कहता है कि हमें कुछ ऐसी नीतियां बनानी पड़ेंगी, ऐसे काम करने पड़ेंगे, ऐसी कोशिशें करनी पड़ेंगी ताकि जो आने वाली जनरेशन्स हैं, जो आने वाली पीढ़ियां हैं, उनको हम लोग एक इंक्लूसिव,
ठीक है, आज से शुरू करेंगे तभी कल को कुछ मिलेगा ना। इंक्लूसिव मतलब सबको सबको साथ लेकर चलना, सब सारे वर्गों को, सारे समाज के वर्ग, सारे इकोनॉमिक के सेक्टर, हम सबको साथ लेकर चलेंगे। ठीक है, फिर वो कहता है सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी का देखो, अगर मैं आम भाषा में बात करूं तो इसका मतलब हो जाता है कि कोई चीज लंबे समय तक कैसे टिकेगी। सस्टेन करना, हम कहते हैं ना सस्टेन कर गया। सस्टेन करने का मतलब क्या हो जाता है कि कोई चीज प्राकृतिक तौर पर आप देखेंगे लंबे समय तक रहे प्रकृति में और वो किसी तरीके का साइड इफेक्ट भी ना लाए, है ना, उसी को सस्टेनेबिलिटी कही जाएगी। रेजिलियंट फ्यूचर। रेजिलियंट फ्यूचर मतलब वो फ्यूचर जो कल को कभी कोई धक्का भी खाए तो दोबारा उठने की क्षमता रखता हो। रेजिलियंस हम कहते हैं ना, बीमारी में बंदा अपनी रिकवरी कर गया, तो रेजिलियंट फ्यूचर भी ऐसा होना चाहिए कि कल को अगर थोड़ा बहुत धक्का लग भी जाए ना तो यार वो सेल्फ हीलिंग वाला कंसेप्ट उसमें आ जाना चाहिए। ठीक है, ताकि हम अपने प्लेनेट धरती माँ और जो हमारे लोग हैं उनके प्रति जो हमारी जिम्मेदारियां हैं उसे हम लोग पूरा करके रखें। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रोस्पेरिटी लिखा है, ठीक है, प्लेनेट लिखा है, पीपल लिखा है, पार्टनरशिप लिखा है। देखो कुछ मुद्दे हैं ये जरूरी हैं। ठीक है, प्रोस्पेरिटी कैसे आएगी, पीस कैसे मिलेगा, ठीक है, पार्टनरशिप में लोगों को इकट्ठा कैसे कर सकते हैं हम लोग, है ना, फिर प्लेनेट के बारे में हमारी विचारधाराएं कैसी हैं, आम लोगों को लेकर हमें कैसे लेकर चलना है, इन सब के मुद्दों के बारे में आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बात करता है। ठीक है, अभी सवाल, फिर मैंने कहा सवाल जरूरी है, नीड क्या है ना, व्हाई, सवाल, क्वेश्चन मार्क, नीड क्या है, क्यों जरूरत पड़ रही है यार सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की, ऐसा हमने क्या कर दिया, किया तो हमने बहुत है, कांड ही कर दिए हम लोगों ने, हमने धरती माँ की ऐसी तैसी फेरी हुई है। कैसे? सबसे पहले हमें दिखता है ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, मतलब डेवलपमेंट के नाम पे जंगल के जंगल साफ, नदियां की नदियां साफ, है ना। कई बार गंगा मैया को देख के रोना ही निकल जाता है, गंगा मैया तो क्या पाप धोएगी, गंगा मैया को कौन धोएगा, पहले उसका सवाल इकट्ठा हो गया है ना। राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते, तो कुछ वैसी ही बात है। वो कहता है कि 1 मिलियन स्पीशीज ऑन ट्रैक ऑफ एक्सटिंक्शन। वो कहता है तकरीबन 10 लाख से ज्यादा ऐसी प्रजातियां हैं जो विलुप्त होने की कगार पे खड़ी है, शायद आज हमें दिख रही है, कल नहीं दिखेंगी हमें, है ना। तो वो भी देखो, प्रकृति में से किसी चीज का खत्म होना बड़ा आश्चर्यजनक बात हो जाती है, बड़ा प्रॉब्लमेटिकल स्टफ हो जाता है। जैसे जैसे जनरल मैं सबसे छोटी चीज बताता हूं, फूड वेब टूट जाता है, कोई ना कोई चीज किसी ना किसी चीज को तो खा ही रही है ना यार, तो वो फूड वेब टूट जाएगा। डिपेंडेंसी फूड पे डिपेंड होती है, तो एक खत्म होता है तो दूसरे को भी लेके मरता है, समझ रहे हो इस चीज को। तो वो कहता है एक्सटिंक्शन होगी। डिक्लाइन ऑफ मोर नंबर ऑफ 60% ऑफ द वर्ल्ड मैरीन फिशरीज। 60% से ज्यादा जो मछलियों की प्रजातियां हैं वो भी विलुप्त हो रही हैं। हालांकि मैं अभी भी बोल रहा हूं कि ओशियन को हम लोगों ने सिर्फ 5-7% ही एक्सप्लोर किया है, हमें अभी भी ओशियन के बारे में अप्रोक्सीमेट 90% से ज्यादा नहीं मालूम है। रोज प्रजातियां मिलती हैं नई नई कीड़े मकोड़ों मछलियों की, लेकिन जितना पता उसमें तो 60% तो विलुप्त करने के कगार पे खड़े हैं यार, तो हम लोगों का तो बहुत बुरा हाल है। ठीक है, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, आने वाले समय के अंदर आपको जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनकी भी विलुप्तता देखने को मिल सकती है। जैसे कि 2025 तक ऐसा माना जाता है कि दुनिया की 2/3 आबादी स्ट्रेस्ड वाटर सिस्टम के अंदर रहेगी। हम देख ही रहे हैं बहुत सारे जोन भारत के अंदर, जैसे मैं अगर हम पंजाब की बात करें तो रेड जोन एरिया में आता है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज ही नहीं हो रहा, इतनी पक्की कंस्ट्रक्शन कर रखी है कि सड़कों से पानी नीचे रिसता ही नहीं, सड़कों पे तो इकट्ठा हो जाता है, जरा सी बारिश होती है तो गोडे गोडे डूबे हुए होते हैं हम लोग, है ना, समुद्र बन जाते हैं। लेकिन वो जो जमीन को पानी मिलना चाहिए ना, रिसाइकलिंग वाला जो सिस्टम है वो हो ही नहीं रहा है यार, है ना। फर्दर इसी वजह से दिखेगा कि दुनिया का तकरीबन 23% एग्रीकल्चरल लैंड डिग्रेड हो रहा है, और आने वाले टाइम के अंदर फूड की जो डिमांड है वो अगले 40 साल में डबल ट्रिपल होने वाली है। जनसंख्या तो बढ़ रही है, रहने के लिए हम लोग जमीनें भी रह रहे हैं, बिल्डिंग पे बिल्डिंग बना रहे हैं, 3-4 माले से शुरू होते हैं, 16, 17, 18, 80 माले तक हम बिल्डिंग्स बना रहे हैं लोगों की रहने की। जैसे चाइना में एक बिल्डिंग है जहाँ पे 80,000 लोग रहते हैं, मतलब किसी जिले की पॉपुलेशन होती है, एक बिल्डिंग में रह रही है वहाँ पे। इट मीन्स आपको दिख रहा है कि इंसान की जनसंख्या तो बढ़ रही है, तो उससे उसकी फूड की डिपेंडेंसी भी बढ़ रही है। बट एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से हमें दिख रहा है कि यार हर साल लैंड इतना डिग्रेड हो रहा है, इतना ज़्यादा हम ओवर पॉल्यूट कर रहे हैं अपने लैंड को कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो ही नहीं रहा। इसलिए जरा सा कुछ होता है तो दुनिया में फूड शॉर्टेज हो जाती है। रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ, यूरोप में फूड शॉर्टेज, भारत में फ्लड्स आए और दूसरी जगह सूखे पड़े पैरेलली, जून जुलाई के महीने में तो आपको दिखा कि दुनिया भर में चावल की शॉर्टेज हो गई। तो ये बहुत रिस्क है यार, ये बहुत हम लोग कहते हैं ना कि हम ऐसे भूस के ऊपर बैठे हैं और हाथ में लेके बैठे हैं माचिस,
खुद को आग हम खुद ही लगाएंगे। ये इसके तरीके पता लग रहे हैं। क्लाइमेट चेंज की बात करें तो आपको दिखेगा कि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर और वेदर इवेंट्स बड़े जल्दी चेंज हो रहे हैं, है ना। हम लोग देखते हैं कि मार्च में गर्मी आ जाती है, गुरु बारिशें ही खत्म हो गई हैं, है ना। जो कनक बेचारी अप्रैल में जाके पकती थी वो मार्च में पकी पड़ी है यार, है ना। बारिशों का हिसाब किताब आगे खिसक गया है ना। मौसमों का हिसाब किताब नहीं, सर्दी का नाम नहीं है भाई, अक्टूबर खत्म होने को हो रहा है, दिसंबर जनवरी 2 महीने की सर्दी रह गई। तो आपको दिखेगा कि जब इस तरीके से इतने एक्सट्रीम टेम्परेचर चेंज होते हैं तो आपको दिखेगा उसके वेदर क्लाइमेट्स की वजह से एग्रीकल्चर पे तो फर्क पड़ता ही पड़ता है, लेकिन प्राकृतिक तौर पर भी बड़ा फर्क पड़ता है यार। जैसे हम लोग देख रहे हैं कि इतनी ओवर फ्लडिंग हुई, एल नीनो का ईयर था यार, बारिश कम होनी चाहिए थी, लेकिन इतनी ज्यादा बारिशें हुई ना जिसकी कहने की हद नहीं यार। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी एक बड़ा कारण बना उसका, पंजाब हिमाचल हरियाणा उत्तराखंड डूब के मर गए, जबकि दूसरी तरफ आपको दिखा भारत में बारिश ही नहीं हुई। तो ये देखो, ये जो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हैं, राइजिंग सी लेवल्स, इसकी वजह से जो छोटे आइलैंड कंट्रीज हैं वो तो कभी भी डूब सकते हैं। भारत के अंदर आप देखेंगे साइक्लोन्स आने की जो परसेंटेज है, जो रेशो है वो ज्यादा हो गई है ना। पहले कभी होता था कि साल में एक आधी बार हम खबर सुनते थे कि इस तरीके का तूफान आया, अब तो हर 2-3 महीने में हम लोग सुन लेते हैं। पिछले साल तो साइक्लोन्स की बाढ़ आई हुई थी, साइक्लोन आफ्टर साइक्लोन, साइक्लोन आफ्टर साइक्लोन। हम लोग अरेबियन सी, इंडियन ओशन का टेम्परेचर अपने टेम्परेचर से ऑलरेडी 2-3 डिग्री ऊपर जा चुका है। तो यार ये जो समस्याएं हैं ना यार, ये बहुत खतरनाक है। ये दिस इज कॉस्टिंग अस बट वी डोंट रियलाइज इट। इन सब मेन मुद्दों के लिए आपको दिखता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की जरूरत है। उसको कितना इंप्लीमेंट किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा, वो बात की बात है, लेकिन ये थ्रेट्स हैं। ये सिर्फ हवाई बातें नहीं है कि मैं सिर्फ बोल रहा हूं और होंगे या देखने पड़ेंगे। हमें सबको मालूम है, सब कुछ है। हम हर साल बोलते हैं गर्मी नहीं पड़ रही, सर्दी नहीं पड़ रही, फसल खराब होगी, फसल ये हुआ, हम सब बातें करते हैं, लेकिन उसकी जड़ के बारे में बात नहीं करते। वी ऑलवेज टॉक अबाउट द रिजल्ट्स, है ना, ये हुआ, कॉज की तो बात ही नहीं करते। इफेक्ट्स देखते हैं हम लोग कि यार ये हो रहा है, कॉज नहीं ढूंढते ना हम लोग, कॉज के बारे में यहां पर बात हो रही है। ठीक है जी, आई होप यहां तक क्लियर होगा। अब बात करते हैं कि कोर एलिमेंट्स क्या हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, कि किन मेन मुद्दों पर सबसे ज्यादा इसमें जोर दिया जाता है। 3 कोर एलिमेंट्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट आर इकोनॉमिक ग्रोथ, सबसे पहले आर्थिक तौर पर कैसे समृद्धता होगी, सोशल इंक्लूजन, सामाजिक तौर पर हम सब कैसे एक साथ आ सकते हैं, और इन्वायरमेंट को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और इन तीनों के बीच में अगर कोलैबोरेशन नहीं है तो डेवलपमेंट होनी बहुत मुश्किल है यार, फिर ये गोल्स अचीव नहीं होंगे। ये तीनों का मिलना बहुत जरूरी है। ठीक है, फिर सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, अचीविंग सस्टेनेबल लाइवलीहुड, लिविंग विद हार्मनी विद नेचर, एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी आर इंपॉर्टेंट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब वो कहता है कि हमें इकोनॉमिक ग्रोथ भी तो स्टेबल रखनी है, सस्टेन करनी है, लंबे समय तक रहे। ठीक है, लाइवलीहुड मतलब हमारे जीवनचर्या, जो हमारे जीवन निर्वाह करने का तरीका है वो भी सस्टेन करना चाहिए, है ना। प्रकृति के साथ हमारा बैलेंस कैसा है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे हिमाचल उत्तराखंड की अगर मैं बात करूं तो होटल पे होटल बनते हैं, कंस्ट्रक्शन पे कंस्ट्रक्शन हो रही है। आप देखते हैं कितनी लैंडस्लाइड्स हो रही है। अभी रिसेंटली हमने मनाली के अंदर जब इतने फ्लड्स देखे तो हमने देखा बहुत सारे होटल जो नदियों के किनारे पर बसे हैं वो सारे बह गए। यार हिमालय मिट्टी का बना हुआ है, मिट्टी तो कभी भी ऊपर नीचे हो जाएगी। हमें बताइए, एक छोटी सी बात हमें नहीं समझ में आ रही, मैं तो हैरान हो जाता हूँ कई बार इंसान की लालच के ऊपर, कि बड़ी छोटी प्राकृतिक चीज है कि आपको इतना नहीं समझ में आ रहा कि हिमालय मिट्टी का है, कभी भी धंस जाएगा। पहाड़ थोड़ी है पक्के, बहुत कम जगह पे पक्के पहाड़ हैं। जैसे साउथ में आप देखेंगे तो ब्लैक स्टोन्स के बने हुए बड़े बड़े पहाड़ है, चट्टानी है, वो उनके खिसकने के कोई चांस नहीं है। बट जहां पर भी आपको कच्चे पहाड़ दिखते हैं, मिट्टी के बने पहाड़ दिखते हैं, वो तो खिसकेंगे ही। तो प्रकृति के साथ हम कितने शांति के साथ रह रहे हैं, कितना उसके साथ मेल जोल बना के रह रहे हैं, वही इंपॉर्टेंट है। इसलिए प्रकृति भी आपसे मेल जोल बढ़ाती है। अगर हम प्रकृति की ऐसी तैसी फेरते हैं, फिर जब प्रकृति ऐसी तैसी फेरती है ना गुरु, तो फिर हमें याद आता है कि अच्छा क्या करना है। ठीक है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किस तरीके से हो रहा है वो भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे पास। ठीक है, चलिए वन बाय वन देखते हैं अब इन सब चीजों को। सबसे पहला है इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं तो सबसे पहले वो कहता है इट प्रिवेंट्स नेचर फ्रॉम बीइंग यूज्ड एज द इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ रिसोर्सेज एंड एंश्योर इट्स प्रोटेक्शन एंड रैशनल यूज। देखो ऐसा तो है नहीं ना कि कभी न प्रकृति में कभी संसाधन खत्म नहीं होंगे, 110% है, कभी ना कभी तो खत्म होंगे। रैशनल यूज कैसे हो सकता है, मतलब ओवर एक्सप्लॉयटेशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल करो, कोशिश करो उसको ऑल्टरनेट भी ढूंढो, तो थोड़ा सा पैरेलल एक बैलेंस बना रहता है। प्रकृति में एक बड़ी खूबसूरती होती है कि वो खुद को खुद हील करती है। ये हमने कोविड में देखा, गंगा अपने आप साफ हो गई थी। पोल्यूशन लेवल दिल्ली का कम हो गया यार, और तो किसका कम कराऊं मैं धरती पे।
तो आपको दिखेगा कि नेचर हैज़ अ वेरी सेल्फ हीलिंग, जिसे कहते हैं कि इसके गुण हैं, लेकिन हम लोग भूल जाते हैं ना, ओवर एक्सप्लॉयटेशन के चक्कर में पड़े रहते हैं हम लोग। एस्पेक्ट सच एज इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, प्रकृति को कैसे कंजर्व कर रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जीज में कैसे इन्वेस्टमेंट होगी, पानी कैसे बचेगा, सपोर्टिंग सस्टेनेबल मोबिलिटी, मोबिलिटी मतलब डीजल पेट्रोल का इस्तेमाल कम करें जिससे पोल्यूशन कम हो, प्राकृतिक संसाधन कम हो, तो आप देखेंगे सीएनजी का, ईवी का, हाइड्रोजन का इस्तेमाल हो रहा है। इनोवेशन इन सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन, आप प्राकृतिक तौर पर जब भी कोई चीज़ बनाते हैं तो यार कोशिश करो कि जंगलों को ज़्यादा से ज़्यादा ना काटा है, पेड़ों के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ ना हो, या पहाड़ों का जैसे मैंने भी एग्जांपल दिया वैसा कुछ ना हो। आर्किटेक्चर को देखो कि कैसा बना है, ठीक है। कंट्रीब्यूट टू अचीविंग इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी ऑन सेवरल फ्रंट्स, काफ़ी सारे मुद्दे ऐसे हैं जहाँ पे इसकी ज़रूरत है। जैसे कि मैंने पहले एग्जांपल दिया था, रेजिलियंस की बड़ी ज़रूरत है, ठीक है। इकोलॉजिकल मैनेजमेंट हमारी कैसी है, इलेक्ट्रॉनिक स्टीवर्डशिप कैसी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट एक बहुत बड़ा समस्या है हमारी, ठीक है। एनर्जी के ऊपर हम कितना काम कर रहे हैं, जैसे हम सोलार वगैरह पे काम कर रहे हैं। सस्टेनेबल एक्वाइजेशन, कि हम लोग जहाँ पे ज़मीन एक्वायर कर रहे हैं या कुछ भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो सस्टेन कर पाएगा, ऐसा तो नहीं कि हम ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। सस्टेनेबल बिल्डिंग्स, प्रकृति का हनन नहीं करना है। व्हीकल एंड फ्यूल यूज, पेट्रोल डीजल का मैंने बताया कि हम ईवी वगैरह पे स्विच कर रहे हैं। वेस्ट मिनिमाइजेशन एंड पोल्यूशन प्रिवेंशन, कैसे जो हम लोग प्रकृति में कुछ भी फेंक देते हैं ना यार, मतलब जो दिखा फेंक दो, है ना, प्लास्टिक है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हैं, गैजेट्स हैं, यार ये डिकम्पोज ही नहीं होते हैं, ठीक है। फिर इंडस्ट्रियल वेस्ट आप देखते हैं कितना लैंड में जाता है, कितना फर्टिलाइजर्स का कितना ओवर एक्सप्लॉयटेशन पे हम लैंड को ख़राब करते हैं, है ना, नॉइज पोल्यूशन करते हैं, बहुत सारे टाइप के पोल्यूशंस हैं जो हम लोग तरह तरह पे कर रहे हैं। वाटर कंजर्वेशन, ये तो बहुत सीरियस मुद्दा है यार, बहुत बहुत बड़े थ्रेट में है। वो दिन दूर नहीं है जिस दिन समुद्र का पानी सुखा के हम लोग पीना शुरू करेंगे। बहुत सारी कंट्रीज में ऑलरेडी हो रहा है, भारत भी कोई बहुत दूर तो है नहीं, ठीक है। डिसलाइनेशन का प्रोसेस ही आखिरी ऑप्शन बचने वाला है, तो बेटर है कि इसके बारे में अभी से बात हो और इसके ऊपर बहुत काम किया जाए, ठीक है। फिर आती है मेरी सोशल सस्टेनेबिलिटी, ठीक है, सामाजिक तौर पर हम कैसे सस्टेन कर सकते हैं। इट रेफर्स टू फोस्टर द जेंडर इक्वालिटी, पहले तो मेल फीमेल ट्रांसजेंडर ये जो हमारे भेदभाव हैं इन्हें हम खत्म करें। डेवलपमेंट ऑफ पीपल, ठीक है जी, ठीक है, कि किस तरीके से हम लोग लोगों की तरक्की के बारे में सोचें, ठीक है। कम्युनिटीज एज अ होल कैसे डेवलप करें। कल्चर्स टू हेल्प टू अचीव द रीजनेबल एंड फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ, हेल्थ केयर, एजुकेशन अक्रॉस द लॉ, वो तरीके निकाले जिससे एक फेयरली डिस्ट्रीब्यूशन हो। फेयरली मतलब यार, मतलब सबको मिलना चाहिए। देखो कुछ चीज़ें तो बहुत बुनियादी है, जैसे शिक्षा, शिक्षा पे तो सबका अधिकार है, बट कहने की बात है यार, है ना, वो सुनने में बहुत खूबसूरत लगते हैं शब्द की, शिक्षा पे सबका अधिकार है, पर क्या ऐसा सत्य है। अर्बन रूरल में इतना गैप है, बीच में सेमी अर्बन आते हैं, उनका एजुकेशन सिस्टम कुछ और है ना। फिर वही बात हो जाती है, राजा का बेटा राजा बनेगा, जिसके पास ज़्यादा संसाधन है उनके पास आगे के डेवलपमेंट के और अपनी जीवन को सुधारने के, उसको तरक्की करने के भी बहुत सारे संसाधन अवेलेबल हैं। तो एजुकेशन तो यूनिवर्सल होनी चाहिए यार, है ना। हेल्थ भी बहुत यूनिवर्सल है, ऐसा नहीं है कि अमीर आदमी तो बच सकता है लेकिन गरीब आदमी तुमने मरने के लिए छोड़ रखा है ना। ये तो पैदा ही मरने के लिए हुआ था, कीड़े मकोड़े जैसे हम लोग शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कई लोग, है ना, कि ये तो ऐसे ही है, बर्डन है एक आम आदमी के ऊपर, बट ये भी एक गलत है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें बहुत बेसिक्स हैं। क्वालिटी ऑफ लाइफ, अब क्वालिटी ऑफ लाइफ में बहुत कुछ आता है, लेकिन मैं आपको कुछ बेसिक बुनियादी चीज़ें बता देता हूँ यार। देखो रोटी कपड़ा और मकान, है ना, हमारे मनोज कुमार साहब कह गए थे, छोटी छोटी चीज़ें हैं यार, ये तो सबसे बुनियादी चीज़ है किसी भी क्वालिटी ऑफ लाइफ में, कि रहने के लिए छोटा मोटा घर हो, है ना, खाने को खाना हो, पहनने के लिए कपड़े हो, है ना। अगर मैं आज की डेट में किसी नौकरी पर जाता हूँ तो कुछ छोटा मोटा टू व्हीलर तो होना चाहिए ना, साइकिल हो या छोटा मोटा एक्टिवा बाइक हो। डिजिटलाइज हम हो रहे हैं तो स्मार्टफोन भी आप देखेंगे क्वालिटी ऑफ लाइफ का एक छोटा सा हिस्सा। मैं आईफोन की बात नहीं कर रहा हूँ, 5-6 हज़ार के अंदर भी स्मार्टफोन आ जाते हैं, है ना। बहुत सारा काम डिजिटल हो चुका है। आज की डेट में आम आदमी को पता ही नहीं है कि कैसे काम होगा, वो फिर दुकानों पे जाता है, दुकानों पे और पैसे देकर वो डिजिटली अपने काम करवाता है। मतलब डिजिटल लिटरेसी भी नहीं है, डिजिटल कर रहे हो और डिजिटल लिटरेसी उसके संसाधन नहीं है ना। तो ये क्वालिटी ऑफ लाइफ के अंदर से आपको दिखेगा कि सोशली मिसिंग है, ठीक है। तो अब कुछ मेजर रीजन, जैसे मैंने क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में बात करी, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, आप जिस मुल्क में रहते हैं क्या वो इतना सेफ और सिक्योर है। ऐसा तो नहीं है कि अभी जैसे इसराइल और हमास का इतना बड़ा इशू हो रखा है, तो आपको देखिए गाजा के अंदर कितने सारे लोगों की जान जा चुकी है, पैलेस्तीन में जा चुकी है, इसराइल में जा चुकी है, रशिया यूक्रेन, है ना। अफगानिस्तान अभी थोड़ा सा स्टेबल हुआ, अदरवाइज वरना रोज बम फटते हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर।
इक्विटी, जस्टिस, क्या सब कुछ मिल रहा है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो भी रहा है? न्याय तो तब होगा ना जब सबको सब कुछ मिलेगा, बट ऐसा होता नहीं है। अडेप्टेबिलिटी, कि सामाजिक तौर पर क्या हमने सबको अडेप्ट करवाया है, रेजिलियंट हैं हम इतने कि हाँ अगर कुछ हुआ तो हम लोग रिकवर कर पाएंगे, ठीक है। सोशल इंक्लूजन एंड कोहेसिवनेस, कि हम लोग सामाजिक तौर पर इकट्ठे हैं, क्योंकि बहुत सारे मुल्कों में ब्लैक लाइफ मैटर्स है ना, हर कंट्री में प्रॉब्लम है क्लास। भारत की तरफ मत देखो सिर्फ कि यहाँ पे जात पात का सिस्टम है, पूरी दुनिया में से आप पे हैं ये, ठीक है। रेसिज्म का कंसेप्ट बहुत डीप रूटेड है, तो खाली ये नहीं है कि भारत की बात हो रही है, पूरी दुनिया में है। ब्लैक लाइफ मैटर जैसे मुद्दे हम लोग सुनते ही रहते हैं, ठीक है ना। तो ये एक बड़ा पॉइंट है इसका। फिर उसके बाद बात करें इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी की, तो सबसे पहले फोकस ऑन इक्वल इकोनॉमिक ग्रोथ, कि सबका इकोनॉमिक ग्रोथ बराबर हो, वेल्थ जनरेट हो तो सबके लिए हो, और विदाउट हार्मिंग द इन्वायरमेंट। लेकिन प्रकृति का हनन नहीं करना। ऐसा मत सोचो कि हमने ही तो जीना है, अपने 50 60 साल 70 साल काटे, उसके बाद जा रहा है हम जी की जो आने वाली जनरेशन होगी खुद भुगतेगी। नहीं भुगतेगी यार, तुम भुगत के जाओगे, ऐसा नहीं है कि तुम बच जाओगे, ठीक है। इन्वेस्टमेंट एंड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज, किस तरीके से सामाजिक तौर पर सबको सब कुछ मिलना चाहिए, ठीक है। एरेडिक्टिंग पॉवर्टी इन ऑल फॉर्म्स एंड ऑल डायमेंशन, गरीबी हटाना किसी भी तरीके की हर जगह से, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, ठीक है। अभी ग्लोबल इश्यूज क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के? सबसे पहले देखिएगा इनइक्विटेबल ग्रोथ ऑफ नेशनल इनकम्स, नॉर्थ साउथ डिवाइड। अगर मैं इक्वेटर से ऊपर और इक्वेटर से नीचे देखूँ ना, तो यार बड़ी एक विडंबना दिखती है कि ऊपर वाले बहुत अमीर हैं, नीचे वाले बहुत गरीब हैं। तो नॉर्थ साउथ डिवाइड के अंदर आपको दिखेगा कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। बायोडाइवर्सिटी का हमारा कंटिन्यूशन में लॉस हो रहा है, ठीक है। हम लोगों ने बहुत प्राकृतिक तौर पर इसकी ऐसी फेरी है। क्लाइमेट चेंज वन ऑफ द मेजर रीजंस जिसकी वजह से हम लोग आज सफ़र कर रहे हैं, चाहे वो आप एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से करें, वाटर पॉइंट ऑफ व्यू से करें, नेचुरल रिसोर्सेज पॉइंट ऑफ व्यू से करें, देयर आर एन नंबर ऑफ रीजंस। टैकलिंग क्लाइमेट चेंजेस एंड फोस्टरिंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट आर द टू म्यूचुअली रीइंफोर्स इश्यूज। ये दोनों साथ साथ चलेंगे अगर कभी हमें इसकी तरक्की करनी है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके बारे में बड़े कम लोग बात करते हैं, दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। मतलब मेरे पास कोई आइडिया है, कोई इनोवेशन है, तो मैं उसको पेटेंट करवा लेता हूँ, मतलब उसका कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता, है ना। यार ये देखो, ये ना एक बड़ा लालच वाली बात हो जाती है यार। मतलब जब आपने कोई तरक्की की है, वो तरक्की किसी आम आदमी के काम ही नहीं आई, तो यार उसका बेनिफिट क्या हुआ? मज़ा तो तब है ना जब मैं ग्रोथ करूँ, मेरे साथ वाले भी ग्रोथ करें, है ना। जैसे मुझे एक यहूदी कम्युनिटी की, जूइश कम्युनिटी की बात बड़ी अच्छी लगती है कि वो अपनी इनकम को ना डिवाइड कर लेते हैं। कुछ पैसा वो सेव करते हैं, कुछ वो अपने बच्चों के एजुकेशन और हेल्थ के लिए रखते हैं, है ना, कुछ वो अपने खुद के खर्चे के लिए रखते हैं। लेकिन वो ना दो हिस्से बड़े इंपॉर्टेंट निकालते हैं। एक हिस्सा निकालते हैं वो सोशल वेलफेयर के लिए, मतलब समाज के लिए जो काम करना, दूसरा निकालते हैं कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए। एक हिस्सा है उनका पक्का 10-10% निकालते हैं वो लोग। कम्युनिटी डेवलपमेंट का मतलब यह है कि वो अपने लोगों को खुद साथ में उठाते हैं। ऐसा नहीं है कि इजराइल के लोगों ने, अगर मैंने कोई आइडिया इनोवेट किया, मैंने कोई बिजनेस बनाया, तो उसमें कोई और आएगा ही नहीं। जैसे हमारे भारत में तो हमें लगता है ना कि रिश्तेदार जलन में मर जाते हैं, किसी को बताया तो नज़र लग जाएगी, वहाँ नहीं है। दैट्स व्हाई यू विल सी दिस कम्युनिटी सो मच इन्फ्यूज्ड। पूरी दुनिया जहान में अगर किसी कम्युनिटी में इतनी ज़्यादा इन्फ्यूजन है ना, तो वो जो यहूदी कम्युनिटी है ना। तो इसका बड़ा कारण ये भी कि लोग एक दूसरे को अपलिफ्ट करते हैं, और ये बड़ा आसान तरीका है अपने समाज में अपने लोगों को उठाने का। तो वो चीज़ ये यहीं पर बात हो रही है कि वो इंटेलेक्चुअल अगर राइट्स आपके पास हैं, इनोवेटिव है, तो वो कॉमन गुड के लिए होना चाहिए। उसको ठीक है, आपने एक बार प्रॉफिट कमा लिया, आपने मेहनत की, आपको उसका रिवॉर्ड मिलना चाहिए, लेकिन एक समय के बाद आप एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स जो ले रहे हो उसका कोई यूज़ नहीं है, ठीक है ना। अब आते हैं मेन मुद्दे के ऊपर कि 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं कौन कौन से। इसको सीक्वेंस में आप याद रखिए, पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। सबसे पहला है नो पॉवर्टी, कोशिश करो दुनिया से पूरी तरीके से गरीबी खत्म हो जाए। जैसे पिछले 15-20 साल के अंदर 2019 की जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की रिपोर्ट थी भारत की, उसमें आपको दिखेगा कि 41 करोड़ लोग भारत में गरीबी से बाहर आए हैं। वो बात अलग है कि कोविड के अंदर ये नंबर फिर से डिजास्टर्स हुआ है, बहुत सारे लोग गरीबी में वापस गए हैं। तो अभी कुछ समय हमें वेट करना पड़ेगा इस रिपोर्ट का कि अभी भारत की एक्चुअल दशा क्या है। पूरी दुनिया की बात हो रही थी, पूरी दुनिया बहुत अच्छे तरीके से 2005 से लेकर 2019 तक गरीबी से बाहर आई थी, लेकिन कोविड की वजह से पूरी दुनिया में बहुत सारे लोग दोबारा से गरीबी में चले गए, ठीक है। जीरो हंगर, भूखा नहीं कोई सोना चाहिए, है ना। विडंबना ये हो जाती है कि रिसेंटली भारत का जो इंडेक्स आया है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, उसमें भारत का 112वां रैंक मिला है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, मेरे कोई जहाँ तक याद है 112वां रैंक है। पिछली बार 108 रैंक था, 107। अब देखो यार, भारत जैसा मुल्क जहाँ पे दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा लार्जेस्ट फूड प्रोड्यूसर है,
वहाँ पे हंगर इंडेक्स की ऐसी तैसी फ्री हुई है। मतलब इतना पीछे हैं यार हम लोग, मतलब इतना अनाज उगाते हैं तो भी हमारे लोगों तक अनाज नहीं पहुँचता, तो ये बड़ी समस्या की बात है यार। ठीक है, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, मतलब हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, क्वालिटी एजुकेशन, एजुकेशन मिले लेकिन क्वालिटी के साथ, खाली ये नहीं है कि संडे मंडे 1 2 3 पढ़ाया काम खत्म, नहीं, फ्यूचर रेडी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी। ठीक है, अब जेंडर इक्वालिटी में सिर्फ मेल फीमेल नहीं क्लास, दुनिया चलो मेल फीमेल दो ही जेंडर देखती है, जेंडर बहुत तरीके के होते हैं। मैं तो शुरू से फेवर में रहा हूँ कि सबको सब कुछ मिलना चाहिए, किसी को एक थोड़ा सा विभिन्न या भिन्न होने पर यह ना कहा जाए कि आप तो हमारे समाज के हिस्सा नहीं। डेवलपमेंट सबकी ज़रूरी है, ठीक है, इंसान है सबसे पहले हम लोग, जानवर नहीं है। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, साफ पीने का पानी और सैनिटेशन की फैसिलिटीज़ आपको होनी चाहिए। अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जीज, ठीक है, यानी कि अगर बिजली पैदा हो रही है तो हर व्यक्ति को बिजली का हक है, और कोशिश की जाए कि बिजली इस तरीके से पैदा की जाए कि प्राकृतिक तौर पर नुकसान ना हो। डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, काम करो, इतना करो कि अच्छा हो, थोड़े बहुत पैसे ठीक ठाक मिलते हो, आपकी ग्रोथ हो, देश की भी हो। इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, इंडस्ट्रीज डेवलप करो, इनोवेशंस लेकर आओ, इंफ्रास्ट्रक्चर को ऐसे डेवलप करो कि लंबे समय तक टिके। रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज, जो इन गैप हैं आपके पास इनइक्वालिटीज के, चाहे वो इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, सामाजिक पॉइंट ऑफ व्यू से हो, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से, उसे कम किया जाए। सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, लंबे समय के लिए ऐसे शहरों का निर्माण करो जहाँ पे सारी फैसिलिटीज हो। जैसे कि मैं अगर हरियाणा, पंजाब, हिमाचल की बात करूँ तो बेचारा एक घूम फिर के एक बेचारा पीजीआई बचता है, जहाँ पे सारी दुनिया इकट्ठी हो जाती है। मतलब एक पीजीआई, यार हद होगी तुम्हारी, इतनी बड़े, इतना पैसा है हमारे पास, इतना बड़ा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर लेके घूम रहे हैं हम लोग, लेकिन मतलब हालात बहुत बुरे हैं यार, ठीक है ना, फैसिलिटीज़ होनी नहीं चाहिए। ठीक है, 12वें नंबर पे आता है रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, इतना कंज्यूम करो, इतना प्रोड्यूस ढंग से करो कि किसी तरीके की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्लाइमेट एक्शन मुद्दा है सबसे बड़ा, कि क्लाइमेट को कैसे सस्टेन कराना है। लाइफ बिलो वाटर, मरीन लाइफ को हमने कैसे सस्टेन करा के रखना है। ठीक है, लाइफ ऑन लैंड, मतलब प्राकृतिक तौर पर जो स्पीशीज जमीन पर रहते हैं उनका भी हमें ध्यान रखना है। पीस एंड जस्टिस, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, पूरी दुनिया में शांति के बारे में बात होनी चाहिए, हमें पॉलिटिकली ये सब कुछ करना चाहिए। लेकिन जैसे 2023 को तो यार पता नहीं नज़र ही किसकी लग गई है यार, मतलब रशिया यूक्रेन, अर्मेनिया अजरबैजान, अभी इजराइल पैलेस्तीन, सर्बिया कोसोवो, यार बहुत सारे कंट्रीज इस समय वॉर सिचुएशंस पे हैं। मतलब तो इस समय पर कौन मतलब इस मुद्दे को उठाए कि पीस क्या है। जैसे भारत बहुत बार कोशिश कर चुका है पीस लाने की बहुत सारी कंट्रीज में, बट टू द पॉइंट अभी तक अप टू द मार्क बात नहीं हुई है। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। फिर पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, आपस में कैसा मेल जोल सारी कंट्रीज का या कॉन्टिनेंट्स का, या जो कंट्रीज समृद्ध हैं वो कैसे डेवलपिंग या अंडर डेवलपिंग कंट्रीज को हेल्प कर रही हैं, तो वो भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोस्पेक्ट है। तो ये 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट मेजर गोल्स हैं जिसके ऊपर हम लोग काम करते हैं। बहुत सारी स्कीम्स इसी के ऊपर हैं क्लास, जैसे कि मैं अगर क्लीन वाटर सैनिटेशन की बात करूँ, मैं एग्जांपल आपको दे देता हूँ, जैसे हर घर जल स्कीम इसी से रिलेटेड है। तो ये हमारे 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आपको दिखते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे ही रहा था कि किस तरीके से हर घर जल जैसी स्कीम जैसी चल रही है। ठीक है, तो इसी तरीके से मैं आपको कुछ स्कीम्स भारत की दिखा देता हूँ जो चल रही हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की। जैसे कि पॉवर्टी को कम करने के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ लेने के लिए, तो मनरेगा जैसी स्कीमें आपको भारत में दिखाई देती हैं। ठीक है, नेशनल फूड सिक्योरिटी आपको दिखेगा ताकि भारत के अंदर जो हंगर है उसको कंट्रोल किया जाए। ठीक है, फिर आपको दिखेगा ओपन डिफेक्शन फ्री सिस्टम, आपको दिख रहा है कि सैनिटेशन की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट किया जा रहा है। ठीक है, फिर आपको दिखेगा कि रेन्यूएबल एनर्जीज का टारगेट पूरा करने के लिए सोलार एनर्जी का इस्तेमाल हो रहा है। इंडिया ने इंटरनेशनल सोलार अलायंस का भी निर्माण किया है इसके लिए। ठीक है, फिर आपको दिखेगा कि अटल मिशन और अमृत जैसी स्कीमें हैं ताकि सस्टेनेबल सिटीज का निर्माण हो सके। ठीक है, तो फिर आपको दिखेगा कि पेरिस क्लाइमेट समिट को भी भारत एग्रीमेंट में रहा हुआ है ताकि इसी तरीके के जो प्राकृतिक चेंजेस क्लाइमेट में आ रहे हैं उसके ऊपर भी काम हो सके। ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए आपको और कौन कौन सी स्कीम्स मालूम है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स से डील करती हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल वी हैव फ्रॉम दिस लेक्चर। यू कैन ज्वाइन अस ऑन इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड यूट्यूब चैनल्स। और आपको अगर कोई टॉपिक चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उस टॉपिक के ऊपर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा सो दैट आपकी नॉलेज एनहेंस हो और मुझे मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी याद रहे। Till then, everybody take care of yourself. Bye bye. God bless you all. Thank you.